गुड मॉर्निंग डियर। आज के क्लास में हम लोग फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे, लेकिन ये हमारा तीसरा केस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। और इसमें हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी पॉइंट पे आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है वह किसी पॉइंट पे निकालेंगे। पिछले दो क्लास में हम लोगों ने क्या देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, लेकिन डाइपोल के एक बार एक्सिस पे निकाले हैं और दूसरे बार एक्सिस से परपेंडिकुलर यानी कि निरक्ष पे निकाले हैं। ठीक है, और तीसरा केस हमारा आज का केस है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालें। कैसे निकालेंगे तो आपको अभी समझना है, ठीक ना। तो आइए विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। टॉपिक देख लीजिए, हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग सब लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यही हमको अभी कैलकुलेट करना है। पहले फिगर से आप इस चीज को समझिए। सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दो चार्ज होता है और वो दोनों चार्ज कुछ दूरी से सेपरेट रहता है। वह दोनों चार्ज कुछ दूरी से सेपरेट रहता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, देखिए यही चार्ज है हमारा और ये भी चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड समान रहता है और अपोजिट नेचर के होते हैं। मींस दैट अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो ये हमारा प्लस क्यू चार्ज होगा और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमारा कुछ दूरी पे ये होता है, स्मॉल दूरी से सेपरेट रहता है, यानी ये 2a से डिनोट करते हैं। इसके बीच का बिंदु ये हमारा O है, इसको हम केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको सेंटर ऑफ द डाइपोल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। ठीक ना। अब हमारा ये पता है कि ये हमारा एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है, एक्सिस होता है। और इससे जब जाते हैं ऊपर इस परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से हो जाएगा और ये एक्सिस है। अब इस पे पॉइंट नहीं है, आपकी बार कहीं है, इसको छोड़ करके इधर 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 कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, इस दोनों को छोड़ करके। तो हम पॉइंट इधर कहीं ले लेते हैं, आप समझिएगा इस बात को कि हम पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट ले लिए, ठीक, इसी पॉइंट हमने ए माना है, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं कि ये ए है। इसको क्या मान लें, इसको एम और एन मान लेते हैं कि ये दोनों एम और एन ध्रुव पे रखा हुआ है। दो ध्रुव होते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बनाया है ये 2a से सेपरेट है। हमको ए पॉइंट पे, ये पॉइंट अब आर्बिट्री है, मतलब कहीं भी है। अब ना तो यह एक्सिस पे है ना ये निरक्ष पे है, ये कोई पॉइंट है। लेकिन पिछले लेक्चर को अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो वहां आपको ये पता चला होगा कि जब हम एक्सिस पे निकालते हैं और निरक्ष पे निकालते हैं, जब लास्ट में हमने एक्सप्रेशन आपका डेराइव किया था तो वहां पे बताया था कि इस दोनों का यूज हम तीसरे डेरिवेशन में करेंगे, यानी कि इसी तीसरे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालते हैं, किसी दूसरे पॉइंट पे निकाल रहे होते हैं तो हम उसी का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, तो अक्ष पे निकालने वाले का और निरक्ष पे निकालने वाले का, दोनों का यूज करेंगे। कितना कितना वैल्यू है, अक्ष पे वैल्यू कितना होता है मैं लिख देता हूं। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं कि जो ई नेट का वैल्यू होता है वो अक्ष पे कितना होता है, ई नेट का वैल्यू अक्ष पे 2kp/r³ होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये अक्ष पे होता है, ये आपको अक्ष पे होता है। ठीक है, ये अक्ष पे होता है। और निरक्ष पे कितना होता है, निरक्ष पे कितना होगा ई नेट का वैल्यू, आपको शायद हम ये मान के चलते हैं कि आपको याद होगा ये वैल्यू kp/r³। देखिए इससे आधा होता है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो ये अक्ष पे ये वैल्यू होता है, ये निरक्ष पे वैल्यू होता है और इसी का यूज हम इसको निकालने में करेंगे अभी। ठीक है, किस तरह से करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए अब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो ये पॉइंट अगर कहीं स्पेस में है तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको मिला दूं अभी
तो एक लाइन बनेगा, एक लाइन बन गया। ये लाइन जो है इस तरह से जो ये लाइन बना है इसको मैं सॉलिड लाइन कर दे रहा हूँ, डॉटेड नहीं रहने देता हूँ, ठीक है, सॉलिड लाइन कर दी। यही पॉइंट हमारा है, यहीं पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, ठीक है। एक चीज आपको पता है, क्या चीज पता है कि अगर मैं डायपोल मोमेंट इसका मैं लिखूं तो डायपोल मोमेंट अगर इसका लिखना होगा तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, इस तरह से इधर डायरेक्शन होता है। और इसको हम P द्वारा लिखते हैं और P इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, Q इंटू 2A वेक्टर होता है, ठीक है, 2A वेक्टर होता है। अब समझिए बात को, ये अब हमारा P है, ठीक है, इस हमारा डायरेक्शन किधर से, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। आप याद कीजिए जिस समय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको पढ़ाया गया था तो उसमें आपको यूनिट बताया गया था, इसका डायरेक्शन बताया गया था और बताया गया था कि इसका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि इसका डायरेक्शन इधर है, तो P का अगर हमको इस डायपोल का मोमेंट निकालने पूछा जाए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछा जाए तो ये वैल्यू तो इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन हमको ये P का वैल्यू इतना होगा, इसके कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं। देखिए अब क्या करना है, क्योंकि ये पॉइंट कहीं पे है तो ये कुछ एंगल भी बना रहा होगा, इस एंगल को हम थीटा अभी मान लेते हैं, जो भी बना रहा हो अभी हमने इसको मान लिया कि थीटा। क्या किए, अभी समझिए बात को, हमने अभी क्या किया, इस चीज को मैं लिख दे रहा हूं अभी यहाँ, हमने माना कि माइनस Q और प्लस Q एक विद्युत द्विध्रुव बना रहा है, विद्युत द्विध्रुव बना रहा है जिसका सेंटर यानी केंद्र O है, जिससे थीटा कोण पर कोई बिंदु A है जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है अभी, ठीक है, क्या है, विद्युत क्षेत्र है और हमको वो निकालना है, ठीक ना। तो अभी करना क्या है, हमको पता है, क्या पता हो गया है कि ये जो है P का डायरेक्शन इधर होता है तो ये P है, इसके हम कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। देखिए एक कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा बनाया है, ये एंगल कितना बनाया है, इधर थीटा बनाया है, तो इसके साथ आप क्या लिखोगे, इसके साथ आप इधर P cos थीटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, P cos थीटा लिख सकते हो, समझ गए। और इसके एक तरफ ये P cos थीटा और जिसके साथ नहीं बनाएगा, एक एक्सिस इससे परपेंडिकुलर होगा और उस परपेंडिकुलर एक्सिस को हम इस तरह से अभी दिखा रहे हैं, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, इस कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये एक मान इसका इधर जाएगा, कितना होगा वो वैल्यू, चूंकि इधर P cos थीटा गया है तो इधर कितना जाएगा, P sin थीटा जाएगा, कितना जाएगा, P sin थीटा जाएगा। अगर आपको पता हो, अब समझिए आप कुछ इस तरह से हो गया कि एक P cos थीटा हो गया। अब हमारा डायपोल जो है, डायपोल पहले जो समझिए ऐसे था, तो देखिए अभी क्या होता था, एक वैल्यू आपने जाना था कि क्या हो, एक्सिस पे जाना था, जो कि एक्सिस, ये एक्सिस के अलोंग हो गया, यही हमारा इक्वेटोरियल लाइन होता है, निरक्ष होता है। तो ये r डिस्टेंस पे यहाँ पे आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था 2kp/r³ निकाला था, ठीक है, किधर निकाला था, एक्सिस के अलोंग निकाला था, ठीक है, और इससे परपेंडिकुलर जब था तो कितना निकाला था, अभी निकाला था, इससे जब परपेंडिकुलर था तो हमने निकाला था E का वैल्यू kp/r³ निकाला था, ठीक है, इससे जस्ट आधा हो जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफर क्या हो गया कि अब हमारा ये कंपोनेंट लेने के वजह से अब हमको चूंकि इस पॉइंट पे निकालना है तो हम ध्यान किसको रखेंगे, इसी पॉइंट को रखेंगे, हम ध्यान क्या रखेंगे, ये जो है
यहाँ का O से A का डिस्टेंस भी हम ले लेते हैं कि इसका डिस्टेंस R ले लेते हैं। कितना डिस्टेंस ले लिए? R डिस्टेंस ले लिए। समझ गए? अभी आप समझिए इस बात को कि ये हम R डिस्टेंस ले लिए हैं। अभी करना क्या है कि अब हमारा डायपोल जो है, यही डायपोल जो इस तरह से हुआ करता था वो घूम करके ऐसे हो गया है। ठीक है, ये पहले ऐसे था, वो ऐसे हो गया। आप देखिए अब क्या होता था, इसका डायरेक्शन इधर जाता था और इसका ई नेट का डायरेक्शन निगेटिव की, ये माइनस क्यू होता था, ये प्लस क्यू होता था, इसका डायरेक्शन इधर गया था। उसी तरह से सोचिए अगर एक जो है पी साइन थीटा एक इधर आया है, ये पहले ऐसे था, पेन मार्कर को ध्यान से देखिए, ये पहले ऐसे था, अब ये घूम करके कैसे, ये समझिए कि आपका ये वाला जो था ये आपको पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक, तो अब ये आपको ऐसे हो गया है, तो इसका मतलब हो गया कि जब ये ऐसे हो गया, समझिए ये डायपोल ऐसे हो गए, ये पहले ये ऐसे था, अब इसको घुमा करके ऐसे कर दिए। ठीक है, अब ऐसे जैसे घूम करके थीटा एंगल से घूम गया, ये कितने एंगल से घूम गया? थीटा एंगल से घूम गया। तो P के जगह वैल्यू कितना हो गया? P cos थीटा हो गया। ये पहले ऐसे था, इसको आप घुमा दिए तो इस तरह से हो गया। अब जो है ये एक एक्सिस जो था ऐसे था, ये था, अब ये घूम करके ऐसे हो गया, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर लाइन कौन हो गया? ये हो गया। ये आपको अभी क्या बन जाएगा? ये आपको निरक्ष बन गया। ये क्या बन गया? निरक्ष बन गया। और ये वाला लाइन आपका क्या बन गया? एक्सिस ये अक्ष बन गया, ये लाइन अक्ष बन गया। समझिए बात को, ये ऐसे था, पहले अक्ष ये था, अब इसको घुमा दिए थीटा से, तो अक्ष ये हो गया, और इससे जो परपेंडिकुलर होगा वो निरक्ष हो गया। बस बात खत्म। अब देखिए इसके कारण से जो इधर था, इधर जो अगर इधर P था तो इसके कारण से मोमेंट इधर गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड गया। उसी तरह से सोचिए जो ये हमारा अक्ष बन गया है, ये हमारा ये लाइन अक्ष बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचना है क्या हो गया, यहाँ पे ये एक लाइन इस तरह से गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इधर गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अलोंग गया वह क्या हो गया? अक्ष पे हो गया। वो क्या हो गया? अक्ष पे हो गया। यानी कि E, इसको हम E1 बोल देते हैं, इसको E1 बोल दिए। क्या बोल दिए? E1 बोल दिए। और कौन हो गया? ये किधर हो गया? ये अक्ष पे हो गया। याद रखिएगा कहाँ है? ये अक्ष पे है। वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक, अभी ये अक्ष हो गया। अब दूसरा जो है इसके परपेंडिकुलर होगा, दूसरा किधर होगा? इसी से परपेंडिकुलर होगा। तो क्या इधर होगा या इधर होगा? तो आपको पता है कि अगर P इधर था तो इसे अब ये गया था, निगेटिव की तरफ गया था, निगेटिव इधर है तो ये ऊपर चला जाएगा, इधर E2 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। ठीक है, तो E2 जो है वह किसके कारण से होगा? P cos थीटा के कारण से होगा। और E1 जो है वो किसके कारण से होगा? P cos थीटा के कारण होगा। E1 P cos, अक्ष पे क्या है? P cos थीटा है, और निरक्ष पे कौन है? P sin थीटा है। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, ये जो फॉर्मूले थे यहीं पे अब पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं अब यहीं पे E1 का वैल्यू निकालना है। E1 क्या है? अक्ष पे है। ठीक है, E1 अक्ष पर विद्युत क्षेत्र है जो किसके कारण से हो रहा है? P cos थीटा के कारण से। जो P cos थीटा के कारण है। किसके कारण है? P cos थीटा के कारण है। ठीक है, देख लीजिएगा P cos थीटा के कारण है। E1 जो है P cos थीटा के कारण है। तो अब E1 चूंकि अक्ष पे है तो फॉर्मूला अब हमारा क्या लगेगा? अक्ष पर का फॉर्मूला होता है वह है 2kp/r³। तो P, आपकी P के जगह कौन है? P cos थीटा। याद कीजिए पिछला लेक्चर में हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में बताए भी थे। तो E1 का वैल्यू जैसे आप पुट कीजिएगा तैसे ही आपको यहाँ मिल जाएगा क्या कि ये 2k
P का वैल्यू कितना हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। और आपको पता है कि ये दोनों क्या होता है, ये दोनों ही एक दूसरे से फिर E2 निकालेंगे, E2, ठीक है। E2 किसके का, और इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 परपेंडिकुलर है, और इसका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, इसके बीच से जाएगा। ई नेट का वैल्यू इसके बीच से जाएगा, समझ गए बात को, ई नेट हमारा इसके बीच से चला जाएगा, बस अब कुछ नहीं है। E2 निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र है जो P साइन थीटा के कारण है, किसके कारण है, P साइन थीटा के। तो E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, E2 का वैल्यू हो जाएगा K, P का वैल्यू कितना, P साइन थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। और इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, E1 परपेंडिकुलर किसके होगा, E2 के होगा, ठीक है। तो इसीलिए ठीक इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, एंगल इसके बीच का हो गया 90 डिग्री, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो अब बताइए, अब ई नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू हमारा हो जाएगा रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। इस वैल्यू में को निकाल लीजिए अब इसी यहीं से। अब यहाँ पे फिजिक्स खत्म हो गया, यहाँ से आपको क्या करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना है, क्योंकि E1 और E2 का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। E1 और E2 का वैल्यू हमको पता है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ई नेट का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। अभी देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक। इसका यूज कर लिए हम, इसीलिए पिछला दोनों लेक्चर ही आपको अच्छे से पता होना जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज हुआ है, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि ये दोनों फॉर्मूले किस तरह से आए हैं। अक्ष और निरक्ष पर का वैल्यू अगर पता नहीं होगा, डायरेक्ट ये देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पिछला वीडियो लेक्चर अच्छे से देखना बहुत जरूरी है। अब E1 और E2 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, जैसे पुट कीजिएगा आपको मिल जाएगा फाइनल इक्वेशन, ठीक है। क्या है, E1 का वैल्यू कितना, 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब का स्क्वायर प्लस KP साइन थीटा बाय R क्यूब का स्क्वायर। देखिए जो कॉमन है उसको ले लीजिए और उसको आप बाहर कर सकते हैं। देखिए इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, रूट अंडर KP और R क्यू दोनों में है, KP R क्यू 2 इसमें नहीं है, इसमें है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। KP R क्यू दोनों में है और दोनों का स्क्वायर है, तो ये हम एक साथ कर दिए। अब बचेगा यहाँ पे क्या, स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 2 cos थीटा का स्क्वायर, 2 cos थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक। अब इसको यहाँ पे मैं लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ई नेट हमारा ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो गया, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ। देखिए ये स्क्वायर है, बाहर आएगा तो क्या बचेगा, ये KP बाय R क्यूब बचेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाहर कर लिए तो ये बचा। अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा क्या बचा है, देखिए 4, इसको स्क्वायर कर दीजिए, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यही बचा। और इसको आगे कीजिए, इसको ई नेट जब निकालिएगा आप
तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या के पी डिवाइडेड बाय आर क्यू रूट अंडर, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं क्या 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसको पहले साइन स्क्वायर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू शायद आपको पता होगा कि इसका वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री से 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ई नेट इक्वल टू के पी बाय आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही हमारा फाइनल इक्वेशन निकल करके चला आया। कब? जब थीटा एंगल से आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट होता है। अब के का वैल्यू आपको पता है, के का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू, ठीक, रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो दोनों ही फॉर्मूले एक ही है और ये आपको याद रखना है। ठीक, ये क्या करना है, आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है, फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है तीनों का। ठीक है, तीनों। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, डायपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उसके बारे में कंप्लीट स्टडी था। ई नेट हमने 3 केस में ई नेट निकाला, अक्ष पे निकाला, निरक्ष पे निकाला और किसी भी पॉइंट पे निकाला, किसी भी पॉइंट पे। तो किसी भी पॉइंट के लिए कितना निकल के आया ई नेट का वैल्यू, ये ई नेट जो लिख रहे हैं ये कुल विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, कुल विद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यू इनटू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन इस फिगर को समझने के लिए, ये जो फिगर बना हुआ है यहाँ, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको जरूरी है कि आप पीछे का लेक्चर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अक्ष पे और निरक्ष पे निकालने के लिए नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को देखिए, अच्छे से इसको समझिए और उसी का यूज करके इसको लाना है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं, आपको करना क्या है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू P पता है पहले से, P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। और इसी का यूज करके हम कंपोनेंट तोड़ लिए, इसका एक को अक्ष बना दिए, दूसरे को निरक्ष बना दिए। जो पहले था ये मान के चलिए कि ये पहले अक्ष था, लेकिन अब बाद में अक्ष हमारा क्या बन गया, ये वाला बन गया। ठीक है, और इससे ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे, ठीक ना, तो तभी जा करके होगा आपसे। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल चुका है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको खुद पहले अपने से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस कब होगा, जब आप वीडियो को एक बार देखिए, फिर इसको बंद कीजिए, अपने से बना करके देखिए क्या हो, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। केवल इसको देखने से नहीं होगा, जब तक आप पेन और कॉपी लेकर के नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्थान पे ही दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इसी तरीके से यही 3 तरीका जो है पोटेंशियल के केस में यूज करेंगे। ठीक है, आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे अब वहां हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। केस हमारा यही रहेगा, अक्ष पे, निरक्ष पे और किसी अन्य पॉइंट पे। यही तीनों केस में हम पोटेंशियल भी निकाल करके देखेंगे। ठीक है, सबका फॉर्मूला आप एक जगह छोटे से नोटबुक में एक जगह करते चलिए, आपको बाद में एग्जाम के टाइम में बड़ा हेल्पफुल होगा। तो ये हमारा ई नेट निकल करके इतना चला आया। ठीक है,
अब कभी कभी हमसे ये पूछा जाता है क्या कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल के आया है वो कितने एंगल पे है, ठीक है, ये कितना एंगल बनाता है। ये देखिए मैं यहाँ पे इस ये जो ई नेट निकला है इसका एंगल अगर मैं अल्फा निकाल लूं, आप याद कीजिए अगर वेक्टर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको वहां पे पूछा जाता था कि वह कितने एंगल पे रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, ये पूछा जाता है। उसी तरह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है वह E1 के साथ अल्फा एंगल बनाया है, तो ये अल्फा निकलेगा कैसे, तो ये अल्फा निकालने का जो तरीका होता है वो इस तरह से निकलता है। आप याद रखिएगा एक फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए जो फॉर्मूला कहाँ से आता है तो उसी वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से आता है। अगर हमको टेन अल्फा निकालना हो, ठीक है, टेन अल्फा निकालना हो तो जिसके साथ एंगल नहीं बना है, किसके साथ नहीं बना है, E2 के साथ नहीं बना है, E1 के साथ एंगल बनाया है और E2 के साथ एंगल नहीं बनाया है, तो E2 जो है जिसके साथ एंगल नहीं बनता है, ठीक है, उसका कंपोनेंट टूट जाता है। और टेन के केस में क्या होता है, साइन ऊपर होता है और कॉस नीचे आता है, तो इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते क्या है, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। हाँ, तो टेन अल्फा का वैल्यू जो हम निकालेंगे वो कितना निकल के आएगा, हमारा निकल करके आएगा E2 का कंपोनेंट टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ यह एंगल नहीं बना रहा है, तो E2 क्या हो जाएगा, E2 ये एंगल कितना यूज कौन सा करेंगे, थीटा वाला करेंगे, तो E2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय हमारा E1 प्लस E2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला से अल्फा निकाल लेंगे, तो देखिए यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स E2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना E1 प्लस E2 कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या निकल गया, अल्फा का वैल्यू एंगल निकल गया, ठीक है, एंगल निकल, ओरिएंटेशन भी इसको बोलते हैं, ये हमारा एंगल निकल गया, ठीक। तो इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हैं। तो ये फाइनलाइज दो इक्वेशन इसमें हमने आपको बताया ई नेट निकालने के लिए और एंगल निकालने के लिए, इसमें वेक्टर का यूज है, इसलिए वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा हो तो आप वहां से वेक्टर पहले थोड़ा देख लीजिए कि कैसे रिजल्टेंट निकाला जाता है, कैसे रिजल्टेंट का एंगल निकाला जाता है, फिर आपको और ये आसान लगेगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच।